वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। मेरा सवाल ये था कि आप एनआरओ अकाउंट को आप प्रेफरेबल बताए, वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ हम बाहर रह के अकाउंट खोलना, मेरे ख्याल से ये डीमैट अकाउंट के लिए वहाँ अपनी प्रेजेंस जरूरी है ना वहाँ पर। जी जी, आप यहाँ से खोल रहे हैं तो एनआरओ के थ्रू डॉक्यूमेंट सेंड करके भी आप खोल सकते हैं। अगर वहाँ पे इंडिया में कोई मौजूद है वो एज अ रेसिडेंट, तो वो अपना अकाउंट वहाँ पे खोल सकता है। जो आप जो ये आप आरबीआई जब का जब लेटर। छुट्टी पे जाएंगे तो तभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी करना हो फिर आप एजेंट के थ्रू, एजेंट से बात करके कुरियर के थ्रू भी आप डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं अटेस्टेड करवा के। ठीक है इंशाल्लाह। जी, चलिए, हमारा 5 मिनट हमने दे दिया। अभी जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको होने देते हैं, इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों में से किस किस ने वो इस्लामिक रेशोस जो हमने सीखे थे लास्ट वीक अप्लाई करके देखा है किसी ना किसी कंपनी के ऊपर? कोई शेयर करना चाह रहे कि किसने किया है और किसी को जिसमें मसला आया हो? अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। वालेकुम सलाम। जी, वो आप जो इस्लामिक रेशियोज बतलाए थे उसके बाद आप यूट्यूब पे भी डाले तो वो रिवीजन टाइप अच्छा हो गया था। उसके बाद जो है जज़ाकल्लाह इसके लिए, उसके बाद कंपनीज पे अप्लाई किए, जी लेकिन आप जो उसके बाद में अदर इनकम्स का जो बतलाए जी उसके कंपनी का साइट पे इंडिविजुअली चेक करने के बाद ही एग्जैक्ट रेशियोज मिल रहे थे, क्योंकि जी डायरेक्टली इधर चेक करने से क्या है जो यानी रेशियो 3% से एक्सीड हो जा रहे थे या 5% से भी। उसके अच्छा, बाद आप जो मशवरा दिए उससे जी जी फायदेमंद था वो, जज़ाकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैर। कोई और कैलकुलेट किए हैं, किसी को कुछ मसला आया हो? ये अदर इनकम के लिए आज हम पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके आपको दिखा दूंगा मैं कि खासतौर पर अदर इनकम का दूसरे लोग भी कह रहे थे कि वो थोड़ा समझ में नहीं आया या फिर वो नंबर ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को दिखाऊंगा आज। जरूरी है सभी का। मैं भी आपको भी मेरी भी क्वेरी भिजाया था आपको, मेरे को भी जरा कंफ्यूजन है उसमें, एक बार और दोबारा कर लेंगे तो अच्छा है। जी जी हाँ, आज हम थोड़ा फंडामेंटल्स देख रहे हैं कंपनी के, तो हमको एनुअल रिपोर्ट निकालनी है कंपनी की, वहां से उस वक्त पे आपको ट्रेस करा दूंगा कि उसको कैसे देखना है। एक बार देखेंगे तो आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई ज्यादा उसमें इशू नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। कोई और सवाल है इस्लामिक रेशियोज पे? किसी ने कैलकुलेट किया हो, कुछ और मसला हो किसी के पास? समी भाई, एक मसला ये पूछना था जी कि ये शुगर फैक्ट्रीज, अगर शुगर फैक्ट्रीज के बारे में, यानी मैं सुना था कि जो है वो अल्कोहल कंजम यानी उसमें भी यूज क्या यानी शायद आप समझ रहे हैं, यानी उसका भी पार्ट उसमें इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन वो लोग की मार्केटिंग पे जब पेज पे जो है डिटेल्स में वो नहीं दिखा रहा। तो शुगर कंपनीज के फैक्ट्रीज के बारे में क्या मशवरा करेंगे आप? शुगर कंपनीज का ये है कि उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है मोलासेस, मोलासेस नथिंग बट अल्कोहल की एक फॉर्म है। तो वो जो हमारे प्रोहिबिटेड कंपोनेंट्स है ना, उसमें आ जाता है वो, चूंकि अल्कोहल है। तो वो सभी वाला वो अल्कोहल नहीं है जो कि केमिकल वाला अल्कोहल भी नहीं है, उससे प्रॉपर शराब बनने वाला अल्कोहल ही है वो। इसलिए वो अदर कंपोनेंट्स में जो हमारे पास हमने सीखे थे रेशोस में, उसमें आ जाता है। तो अदर इनकम में हम उसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं, दिखाना चाहिए उसको एक्चुअली। और यहाँ पे खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज में, सऊदी अरब वगैरह में, वो जो भी मोलासेस निकल के आता है बाई प्रोडक्ट, उसको कंपल्सरली डिस्ट्रॉय करना होता है, उसको बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया में तो सब चलता है। लेकिन वहाँ पे आपके एनुअल रिपोर्ट मैंने आज तक किसी शुगर कंपनी में इन्वेस्ट किया नहीं है, उनकी एनुअल रिपोर्ट भी मैंने निकाल के देखी नहीं। लेकिन शायद देखूंगा तो कहीं ना कहीं उसका इन्फॉर्मेशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनका मेन प्रोडक्ट तो है नहीं, मोलासेस उनका बाई प्रोडक्ट ही है। तो उसका अलग से शेड्यूल में मेंशन करना चाहिए कि उससे कितना इनकम आया है। तो वहाँ से आप देख के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कौन सी कंपनी में का एनुअल रिपोर्ट देखे थे, और आपको एनुअल रिपोर्ट देखिए आप, या फिर बस ऐसे ही सिर्फ स्क्रीनर पे या किसी वेबसाइट पे देखे?
नहीं, मैं बस स्क्रीनर पे देखा था पे नहीं मिलेगा और आपको, इसके एनुअल रिपोर्ट में जाकर के देखना पड़ेगा। क्योंकि उसमें जो है सब डिविजन ज्यादा रह रहे हैं वर्कर उसमें, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई जब वो यानी हो सकता है वो थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा, समझ में नहीं आया होगा, तो जी कभी आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनली, अगर कभी कोई स्पेसिफिक कंपनी की आप बात कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह देख के इसको जी, आपको बताने की कोशिश अच्छी बात, जज़ाकल्लाह सर। करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम आज का बस चंद पॉइंट्स आपसे शेयर करना है। वो पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के हैं। तो मैं आज कोई स्लाइड नहीं बनाया, कोई ज़्यादा टेक्निकल जाना है, आपको कुछ चीज़ें टेक्निकल बतानी है, डायरेक्टली मैं आपको वेबसाइट से बता दूँगा। आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि किसी भी कंपनी का हमने कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस करके देखना, फिर उसके बाद में उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है। तो उसको कैसे करते हैं, हम 1 या 2 कंपनी का एग्ज़ाम्पल लेकर के देख लेंगे। और उसके अलावा जो इस्लामिक रेशियोज़ हमने दिए थे, आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट किए हैं, कुछ लोगों ने नहीं भी किए हैं। तो वो लोग वीकेंड पे फिर एक बार ट्राई करके देखें। इस्लामिक रेशियोज़ इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखना है, उनसे जब आपको लगे कि सही है तभी फिर आगे बढ़ना है। इसलिए उसको मैं बार-बार आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ। एक पॉइंट ये था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी पूरे कंट्रीज़ में आप देखें, आप यूएस में देख लीजिए, आप कहीं पर भी देख लीजिए, यूके, यूरोप इंडिया और तकरीबन कंट्रीज़ में हर जगह पे आपको स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर जगह पे पैंडेमिक के टाइम पे बहुत वैल्यूज़ इन्वेस्टमेंट्स की गिर गई थी लोगों की। अपने-अपने पोर्टफ़ोलियो कम हो गए थे, खुद मेरा पोर्टफ़ोलियो ऑलमोस्ट 30% तक नीचे गिर गया था। और उसके बाद में अगर आप देखें तो 1 साल भी नहीं गुज़रा 100% से ज़्यादा मार्केट बढ़ गया। अगर मैं निफ्टी की निफ्टी की बात करूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली, तो फिर तकरीबन 7,500 के आसपास आ गया था। निफ्टी में 50 कंपनीज़ हैं, जो उस 50 कंपनी के लिए इसका नाम निफ्टी 50 भी इसको कहते हैं। तो वो 50 कंपनीज़ जिस तरीके से उनका परफ़ॉर्मेंस होता है, उनके शेयर्स प्राइस जितना भी फ्लक्चुएट ऊपर-नीचे होते हैं, उसके बेसिस पे आपका इंडेक्सेशन जो बनाया है, इंडेक्स जो बनाया है, एनएससी उसका नाम है, वो ऊपर और नीचे मूव होता रहता है। तो ये वो 50 कंपनीज़ हैं, जिसको उन्होंने एज़ अ बेंचमार्क बनाया है, उसके बेसिस पे आपका इंडेक्स जैसे कंपनीज परफॉर्म करेंगे, शेयर्स परफॉर्म करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। और अगर कंपनीज परफॉर्म नहीं करते हैं, नीचे जाता है प्राइस, तो आपका इंडेक्स भी यानी कि निफ्टी भी नीचे जाएगा। उसी तरीके से बीएसई एक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो 500 कंपनीज का बेंचमार्क लेता है, जबकि निफ्टी सिर्फ 50 कंपनीज का बेंचमार्क लेता है। इसलिए आप बीएसई का नंबर देखेंगे तो आपको 53,000 के आसपास है आजकल, वो ज़्यादा नंबर दिखता है। कंपेयर टू एनएससी आप कंपेयर करेंगे तो अभी हमारे पास तकरीबन 15,800 के आसपास निफ्टी है। लेकिन अब ये 15,800 है, लेकिन अगर आज से जब मार्च में जब शुरू हुआ था पैंडेमिक लास्ट 2020 में, तो 1, 2, 3 महीने में वो इतना गिरा मार्केट के तकरीबन 7,500 के आसपास तक जा चुका था निफ्टी। 8,000 या 7,500 के आसपास गया था। आज आप देखेंगे तो 15,800 पे है। यानी कि डबल भी होता तो 14,000 हो जाता था। 14,000 से 15,800 तक चला गया है। और ये भी नहीं कि वहाँ जाके रुक गया है। अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। क्यों इतना आगे बढ़ेगा? क्योंकि अभी भी लोग उस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों की ये है कि और मार्केट अभी तो बुल रन है, बुल रन अभी कंटिन्यू है, चलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें डीमैट अकाउंट्स भी खोले हैं, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था। तकरीबन 1 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट 1 साल में खुले हैं पीछे, पिछले 1 साल में, और बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, बुल रन की बात ये है, तो पैंडेमिक आया, उसके बाद में बुल रन आया। इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा 2007-8 में यूएस में सबप्राइम क्राइसिस आया था। यानी कि लोग लोन ले रहे थे मॉर्टगेज रख के, और एक ही मॉर्टगेज पे कई-कई लोन लिए जा रहे थे। अगर एक लोन डिफ़ॉल्ट भी होता है, तो उसको आप जो मॉर्टगेज रखा था प्रॉपर्टी बेचेंगे तो सिर्फ़ एक बार बिक सकती थी। लेकिन वहाँ के इंटरनल डिफिशिएंसी, कंट्रोल में डिफिशिएंसीज़ वगैरह करके लोगों ने एक ही मॉर्टगेज को बहुत बार कई बार बेचा था। और उससे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फिर जब वो लोन्स तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए, इसके पीछे ना रिपेमेंट लोगों के पास से आया और ना उनकी प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज की थी वो बिक सकी। तो बड़े-बड़े कंपनीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक लेमन ब्रदर्स वगैरह, ये सारे कोलैप्स हो गए थे। तो ये 2007 और 8 में यूएस में हुआ था। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया में नहीं था, क्योंकि इंडिया में बैंकिंग रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे इस किस्म के मॉर्टगेजेस इतना ईज़िली अलाउ नहीं है, जैसे कि सेम मॉर्टगेज पे कई बार प्रॉपर्टीज़ कई बार लोन लिए जा रहे थे। तो इंडिया की बैंकिंग के जो नॉर्म्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे।
अभी भी स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू यूएस वगैरह से। तो वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंपनीज का परफॉर्मेंस गिर गया। फिर उसके बाद में वहाँ पे जो रिसेशन आया, फिर दूसरे कंट्री से भी उसका इम्पैक्ट हुआ। फिर उसके तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद हमारे पास हैदराबाद में सत्यम स्कैम हुआ, जो जिसमें आप सब जानते हैं, सत्यम स्कैम से वाकिफ है कि किस तरीके से उसके शेयर प्राइसेस बढ़ाए जा रहे थे, कैसे झूठे बैंक कंफर्मेशंस वगैरह बना के ऑडिटर्स को दे रहे थे वगैरह वगैरह। तो ये तमाम रीजंस थी उसके, तमाम रीजंस की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा 2007 और 8 में डाउन था। उसके बाद में 2009 के बाद से फिर वहाँ पे इसमें बुल रन आना शुरू हुआ। बुल रन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के शेयर्स बढ़ते रहते हैं, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वैसे वक़्त तकरीबन सभी शेयर्स अच्छे रिटर्न्स, ऑलमोस्ट सभी से अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो वो बुल रन हुआ, लेकिन उस बुल रन को आने के लिए आपको तकरीबन 1.5 साल के बाद वो शुरू हुआ और इतना फ़ास्ट नहीं था। लेकिन इस साल आप पैंडेमिक में देखेंगे बहुत ज़्यादा जल्दी आया और बहुत ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ से आया। एकदम आपको 100% से ज़्यादा बढ़ गया है 1 ही साल के अंदर। इतना ज़्यादा फ़ास्ट स्टॉक मार्केट्स ना सिर्फ इंडिया बल्कि किसी भी कंट्री में इतना ज़्यादा नहीं बढ़े थे। इससे पहले अर्ली 19th सेंचुरी में भी बहुत खतरनाक रिसेशन आया था यूएस मार्केट में। फिर उसके बाद में फिर वो बढ़ा। फिर कई बार बीच-बीच में रिसेशंस आते रहते हैं और रिसेंटली हमने 2007-8 में देखा। फिर उसके बाद में मार्केट बढ़ा, अच्छा खासा बढ़ा। लेकिन ये वाला जो पैंडेमिक के बाद में जो बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके लिए कई वजूहात हैं, लाइक ये 2-3 वजूहात हम डिस्कस करके देखते हैं आज, कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा लोग डीमैट अकाउंट्स वगैरह खोलने लगे हैं और पैसा इन्वेस्ट इसमें कर रहे हैं एज़ अ अल्टरनेट और एज़ अ पैसिव इनकम के लिए घर बैठे आराम से करना, और थ्रू मोबाइल आपके पास एप्लीकेशंस में आप डीमैट अकाउंट खुल जा रहा है, आसानी से आप चलते-फिरते कोई भी न्यूज़ देख सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको मार्केट के अपडेट्स देते रहते हैं, न्यूज़ आपको आसानी से पहले से ज़्यादा अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने में आया और उससे ज़्यादा मतलब लोगों की अप्रोच में, लोगों के जनरली लोगों की अप्रोच में ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। सेकंड ये कि जैसे कि पैंडेमिक है, पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा मसले लोगों को हुए फाइनेंशियल साइड में, जो उसके छोटे-मोटे बिज़नेस थे, कंपनीज़ थे, वो लोग ये लॉकडाउन और तमाम चीज़ें प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास कोई ज़्यादा बैकअप रिज़र्व्स वगैरह कुछ थे नहीं। अगर आप देखें बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स, तो उनके पास जैसे कि हमने स्क्रीनर वेबसाइट पे भी देखा है, इनके पास जैसे कि उन्होंने सपोज़ एक 10 लाख रुपए से कैपिटल से उन्होंने स्टार्ट किया था बिज़नेस, लेकिन उनके पास करोड़ से बढ़ के भी रिज़र्व्स होते हैं, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा बैकअप है, तो आसानी से वो इन चीज़ों को झेल सकते थे, जो भी मुश्किलात आते हैं। जबकि एक छोटी कंपनी या फिर छोटा फर्म या फिर स्मॉल बिज़नेस प्रोप्राइटरशिप जो अभी-अभी स्टार्ट हुई है 1-2 साल पहले या उसी साल स्टार्ट हुई है, वो अभी बस अपनी इनिशियल स्टेज पे है और उसको लॉकडाउन लग जाए और उसका रेवेन्यू वगैरह सब बंद हो जाए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई और कई छोटे-छोटे कंपनीज़ और छोटे-मोटे बिज़नेस इस तरीके से बंद हो गए। अब जब ये सारे लोग बंद हो रहे हैं, तो उसका मार्केट शेयर कहाँ जा रहा है? ऑफ कोर्स मार्केट शेयर उसके पास जाएगा जो ऑलरेडी मार्केट में आसानी से सर्वाइव कर रहा है। कौन सर्वाइव करेंगे? बड़े-बड़े कॉर्पोरेट से सर्वाइव कर रहेंगे। अभी छोटे-मोटे अगर आपने किराने की दुकान खोली या एक छोटा-सा डिपार्टमेंटल स्टोर आपने बनाया, लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सके, तो ये सारी दुकानें छोटे-मोटे बंद हो जाएगी और फिर कहाँ जाएगा बिज़नेस? वही डीमार्ट पे जाएगा, रिलायंस में जाएगा और जैसे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, तकरीबन उनके पास जाएगा। क्योंकि वो लोग उनके पास इसको आसानी से लोग इन चीज़ों को बेयर कर सकते हैं। फिर ये हुआ कि आपने देखा कि खास तौर पे बजट के बाद से बहुत ज़्यादा मार्केट फास्ट भागा है। क्यों? क्योंकि बजट में बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट्स दिए गए इस बार। टैक्सेशन में कमी की गई है और उनको ये बोला गया कि भाई आप अपने एम्प्लॉइज़ के सैलरीज़ हाफ़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, बाज़ लोगों को निकाल सकते हैं। लेबर लॉज़ जो इतने स्ट्रिक्ट वैसे भी नहीं है इंडिया में कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। फिर भी जो भी लेबर लॉज़ है उसमें भी बहुत ज़्यादा ढील दी गई। बोले कि ठीक है इनको हाफ़ सैलरी दो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको 30% 40% सैलरी दो, टीचर्स की सैलरी कम, इनकी कम। तो इस तरीके से बहुत सैलरीज़ वगैरह कम होने लगे और उनको चूँकि लॉकडाउन था तो उन्होंने सैलरीज़ वगैरह कम की तो उनके एक्सपेंसेस कम हुए। यानी कि उनका जो टॉप लाइन होती है, आपने स्क्रीन और वेबसाइट पे देखा कि पहले रेवेन्यू या अदर इनकम बोले या सेल्स कहना है, वो होता है, बाद में फिर एक्सपेंसेस होते हैं, फिर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन वगैरह-वगैरह, लास्ट में नीचे आपको नेट प्रॉफिट होता है। तो उसको आम लैंग्वेज में कहते हैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन। टॉप लाइन मतलब आपका टर्नओवर कितना है, आपका रेवेन्यू, आपका सेल्स कितना है और बॉटम लाइन मतलब आपके पास नीचे प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो आप गौर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अक्सर कंपनीज़ के टॉप लाइन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, जो लास्ट ईयर थे उतने ही रहे हैं। यानी कि जो पैंडेमिक से पहले थे, वो पैंडेमिक के बाद या तो पैंडेमिक से थोड़ा कम हुए हैं या फिर उतने ही रहे हैं।
लेकिन जब उनके नीचे आप बॉटम लाइन पे आएँगे तो वो अक्सर केसेस में वो बॉटम लाइन बढ़े हैं। ऐसे बिज़नेस जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट थे कोविड से, तो वो डेफिनिटली वो तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इन जनरल दूसरे जो कंपनीज़ हैं जो डायरेक्टली उनसे ज़्यादा इनको इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो उनके बॉटम लाइन में इज़ाफ़ा हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास एक्सपेंसेस कम हुए हैं। रेवेन्यू तो नहीं बढ़ा लेकिन एक्सपेंसेस कम हो गए हैं और टैक्सेशन भी कम हो गया है, जो कि अच्छा खासा टैक्स रेट्स इंडिया में है। तो ये तमाम चीज़ें आपके जब उनको नेट प्रॉफिट दिखेगा और आप कंपेयर करोगे पिछले प्रॉफिट से इस क्वार्टर का प्रॉफिट, तो नज़र आएगा कि भाई क कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है। और जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि कभी भी कंपनी स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइस होते हैं, वो आपके पास्ट परफॉर्मेंस से ज़्यादा आपके फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब लोगों को दिखा कि भाई ये तो छोटे-मोटे कंपनीज़ बंद हो गए, ये तो बड़ों ऑलरेडी कॉर्पोरेट जो उनके पास से ज़्यादा बिज़नेस आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इनकी मार्केट शेयर आगे चल के और आगे बढ़ेगी, इनकी ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस है। तो ये कंपनी लिहाज़ा ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देखें कि जब पैंडेमिक आया है तो यूएस, जर्मनी, फ्रांस तकरीबन कंट्रीज में वहाँ के जो फेडरल बैंक्स होते हैं मतलब जो गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं और स्टिमुलस पैकेजेस में क्या-क्या था कि भाई ये पैसा आप लो मतलब प्रिंटिंग प्रॉपर्ली यूएस में तो डॉलर्स वगैरह प्रिंट करके उसके बैकअप के बगैर क्योंकि वो उनके पास रूल है कि वो बगैर जितना भी उनके पास गोल्ड रिज़र्व है, उतना ही करेंसी प्रिंट करें, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है उसमें, वो जो जितनी चाहे कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रिंट किया, प्रिंट करके उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा लेकर के आए। और आप देखें कि रियल एस्टेट वगैरह यहाँ दूसरी भी चीज़ें बहुत सारी पैंडेमिक की वजह से बहुत डाउन थी मतलब रुकी हुई थी। तो लोगों के लिए सेकंड अल्टरनेट यही था कि भाई इसको कहीं न कहीं वो पैसा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एज़ अ स्टिमुलस पैकेज आ रहा है, जो बैंक्स की तरफ से आ रहा है, तो कहाँ जाएगा? उनको क वो तकरीबन आपके पास शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा उसमें गया है। और जब भी इन्फ्लेशन अभी देखेंगे पैंडेमिक की वज़ह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। जब भी इन्फ्लेशन का एरिया होता है, जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, जब शेयर प्राइसेज़ की भी प्राइस ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वज़ह से ये स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ा है और इसमें हर कोई मतलब जो भी बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन उसने भी किसी एक अच्छे शेयर को आइडेंटिफ़ाई करके उसपे इन्वेस्ट कर दिया या किसी के कहने पे भी इन्वेस्ट कर दिया तो उसको भी अच्छा खासा रिटर्न्स मिल गए। किसी ने 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट किए तो किसी ने 30-40 हज़ार कमा लिए उसके पीछे आसानी से। तो ये एक बुल रन है, बुल रन में ऐसा चलता है। लेकिन इससे ये मसला एक है कि आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। अभी एक बार कई सालों में एक बार ऐसा आता है, इस बार ये सिचुएशन इस बार आई है, तो इतने ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। वरना अगर आप 12 टू 15% रिटर्न भी कमा लें इक्विटी में, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो वो अच्छे रिटर्न्स होते हैं। 12 टू 15 मैं आपको एवरेज कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। लेकिन ये जो 30%, 40%, 50% पास लोग तो 100% भी कमा लिए। तो ये मान के ना चलें कि भाई अभी मेरे दोस्त ने कमाया था तो हम भी इन्वेस्ट करेंगे, हमको भी इतने मिल जाएँगे। तो अभी हालात इस तरीके के हैं, इस तरीके के थे तो इस साल बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आसानी से मिल गए। लेकिन ऐसा हमेशा होने वाला नहीं है ये। और आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग के ताल्लुक से ये बोलना था कि आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में कि आपको ट्रेड करना है। ट्रेड्स शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आप कर सकते हैं जैसे कि लगे आप अभी लिए आप आपको 3-4 महीने में निकाल दिए या फिर 2-3 हफ्ते में भी अच्छा रेट आया निकाल दिए, वो अलग बात है। लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो उस तरीके से कि मैं लूँगा आज ही और आज ही बेच दूँगा या लूँगा फिर 2-3 दिन में बेच दूँगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल तरीके से अब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ये इतना आसान नहीं है कि लोग अपनी जॉब छोड़ के या फिर कोई और चीज़ें छोड़ के बैठ जाएँ और ये बोलें कि मैं बस अ, ट्रेडिंग करूँगा। क्योंकि बाज़ लोग जॉब वगैरह छोड़ के भी ये करते हैं, लेकिन वो लोग ऑलरेडी ये सब कुछ सीखे हुए हैं। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चार्ट्स देखने आने चाहिए कौन से शेयर में कितने एफआईज़ कब आ रहे हैं, कब निकल रहे हैं, क्या टाइम पे इसका एग्ज़िट हो रहा है, क्या टाइम पे एंट्री हो रहा है, चार्ट्स पे उसका क्या एक्सपेक्टेशंस दिखा रहा है कि कहाँ जाकर के ये शेयर को रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ जाकर के ये शेयर को पीछे सपोर्ट मिल रहा है, इसका स्टॉप लॉस क्या है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखनी पड़ेंगी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जा रहे हो तो। वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो कि बस कुछ ही दिन में बेच दिए या फिर 2-3 दिन के अंदर बेच दिए या 1-2 हफ्ते में बेच दिए। तो पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि ट्रेडिंग करना है। अगर ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत है। एज़ अ बिगिनर ट्रेडिंग में आप बिल्कुल ना जाएँ, ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। वैसे भी इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क होता है, नो डाउट। लेकिन वो रिस्क चूँकि हम टाइम होराइज़न हमारे पास ज़्यादा होता है और फंडामेंटल अच्छे शेयर्स में हम इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और अगर डेफ़िनेटली ऐसा नहीं कि किसी अच्छे शेयर में प्राइस कभी नहीं गिरेगी। हर कंपनी के शेयर के प्राइसेस गिरते चढ़ते रहते हैं। जब गिरते हैं तभी तो लोगों को मौका मिलता है कि फिर उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। तो वो तो चलता ही रहता है।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, नेस्ले कंपनी एक बहुत ही फंडामेंटल बेस्ट कंपनी है फ्रॉम ये अपना एफएमसीजी सेक्टर में है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि हम डेली रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीजें वगैरह। तो नेस्ले का एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो हर कोई जानता है, हर कोई इस्तेमाल किया होगा, वो है मैगी। आपको याद होगा तकरीबन आज से कुछ 7-8 साल पहले बहुत ज्यादा न्यूज चैनल में चल रहा था मैगी को लेकर के कि उसके अंदर लीड एक केमिकल होता है, उसकी प्रोपोर्शन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये हेल्थ हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदा है। तो उसको बहुत ज्यादा मीडिया में भी न्यूज आई करी। उसके बाद में फिर नेस्ले ने खुद उसको तमाम प्रोडक्ट्स को वापस लिया। उसके अंदर जो भी मसला था, लोगों ने उसको मसले को फिर रिजॉल्व किया, फिर वो उन्होंने लॉन्च किया। और जब ये न्यूज आई थी तब नेस्ले का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया था, क्योंकि उनका ब्रांड के ऊपर भी खराब नाम आ रहा था, और प्रोडक्ट भी उनका बंद हो गया था, जो कि बहुत ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। तब उसकी प्राइसेस गिरी। फिर उसके बाद उन्होंने उस मैगी को उसी नाम के साथ फिर से लॉन्च किया मार्केट में। मतलब इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उनका ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने ये भी नहीं किया कि मैगी का नाम बदल के, चूंकि ऑलरेडी नाम खराब हो गया है तो हम नाम बदल देंगे, नाम बदल के कुछ और नाम से लेकर के आएंगे। वैसा नहीं किया उन्होंने, मैगी को मैगी के नाम से ही किया। और आज अक्सर लोग आज भी मैगी को खा रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं है। फंडामेंटल कंपनी है, लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया है। ऐसे न्यूज आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फिर प्राइसेस उसकी गिरेंगी। लेकिन अगर वो फंडामेंटल कंपनी है और उसका मैनेजमेंट सही है, तो फिर डेफिनेटली आज देखिए उसका प्राइस नेस्ले का तकरीबन 17,000 है, 17,000 इंडियन रुपीज, एक शेयर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। और पिछले कुछ दिनों पहले हार्डली वो 15,000 के आसपास थी, कुछ महीने पहले। अभी 17,000 हो गया है और आगे भी बढ़ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपको ज्यादा चीजें इतना टेक्निकली फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी आपको लग रहा है कि ठीक है अब मुझे यहाँ से निकलना है, तो आप वो शेयर को लेकर निकल सकते हैं। या फिर आपको लगा कि नहीं है मुझे और उसको टाइम देना है, तो आप उसको टाइम दे सकते हैं। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिस चीज को आप सोचते हुए या रिटायरमेंट आपका प्लान कर रहे होंगे, तो रिटायरमेंट के लिए रखे होंगे, या फिर पढ़ाई के लिए रखे होंगे बच्चों के, या फिर आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी काम के लिए आप रखे होंगे, उसको उस तरीके से रख करके आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, चूंकि बुल रन है और लोग अभी ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, कोई आपके दोस्त या कोई यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा ये शेयर खरीद लो, वो खरीद लो, आज ले लो 50 में, कल निकाल दो 60 में। तो इन चीजों के लिए आपको, बिगिनर्स के लिए खासतौर पर मैं कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता है। लोगों को सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। एक एक टेक्निक ये हो सकती है कि आप कोई अच्छे फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्ट करें एज अ बिगिनर। और अगर आपको प्राइस बढ़ता है उसका चंद दिनों में, चंद महीनों में आपको लग रहा है कि आप इसमें से निकलना चाह रहे हैं, तो निकल जाइए। लेकिन जब भी आप एज अ बिगिनर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फंडामेंटल कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। छोटे छोटे स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। ₹2 के, ₹3, ₹5, ₹10, ₹20, ₹30 के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि वो कंपनीज के प्रोमोटर्स में कोई मसला होता है, या फिर कंपनी ही का बिजनेस उतना नहीं चलता होता है, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती नहीं है। लोग ये सोच के लेते हैं कि भाई मैं आज एक शेयर ले रहा हूँ ₹20 में, और अगर ₹30 भी होगा तो मुझे 50% का प्रॉफिट रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है आपने जो ₹20 का शेयर लिया हो, वो नीचे गिर के ₹10 हो जाए, ₹5 हो जाए, ₹4 हो जाए। तो पेनी स्टॉक्स पे जनरली बिगिनर्स आने की कोशिश करते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए पेनी स्टॉक नहीं है, पेनी स्टॉक उनके लिए है जो ऑलरेडी मार्केट को अच्छे से जानते हैं, और वो थोड़ा पैसा पेनी स्टॉक में इसलिए डाल के रख रहे हैं कि अगर कल के दिन डूब भी जाए तो कुछ फर्क ना पड़े, तो छोटा सा पैसा डाल के रखते हैं। तो किसी दिन हम पेनी स्टॉक पे डिटेल में फिर एक वीडियो बनाएंगे। अभी मैं एज ए बिगिनर्स के लिए ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में दोनों में फ़र्क है। आपका जिस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सीखना है, उसी तरीके से आपको आपका उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिहेवियर मैनेजमेंट। यानी कि आप कितना बिहेवियरली अपने आप को रेडी रखे हैं इस चीज़ के लिए कि आप आज इन्वेस्ट करते हैं, खुदा ना खास्ता किसी वजह से प्राइस गिर भी जाता हो, तो फिर आप परेशान नहीं होना। अभी नहीं सोचना कि यार मैं तो अच्छे से कंपनी में क्या था, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग थी, सब देखा था, सब अच्छा था, फिर इसका प्राइस ऐसा कैसे एकदम गिर गया। तो ये पे मार्केट है, डेफिनेटली रिस्क है, और जहाँ रिस्क है वहीं पे रिटर्न है। आपको बगैर उससे कोई रिटर्न देगा नहीं, यही फितरत का असूल है। इसी रिस्क के पीछे आप ये कर सकते हैं कि किस तरह इस रिस्क को मिनिमाइज करें, और किस तरह से रिटर्न्स को आप मैक्सिमाइज करें। इसको मिनिमाइज और उसको मैक्सिमाइज आप तभी कर सकते हैं कि जब आपके पास अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है, आपके पास लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव है, तो आप आराम से इस रिस्क को अच्छे हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में
रिटर्न्स जल्दी भी आ जाएँगे, थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। तो आपको रिस्क के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। और जो बिगिनर्स हैं, वो लोग ये गलती बिल्कुल ना करें कि अपना जो भी अमाउंट उन्होंने निकाल के रखा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, सारा इन्वेस्ट कर दें एक साथ। सिर्फ़ एक छोटा-सा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, चूँकि अभी अभी इतना ज़्यादा आपको मैं पीछे का बैकग्राउंड बताया हूँ इंडियन मार्केट का बढ़ने का, ख़ास तौर पे। तो अब ये करेक्शन करेक्शन कहते हैं कि मार्केट जब इतना बढ़ गया है, तो फिर किसी न किसी न्यूज़ पे या किसी न किसी इकोनॉमिक चेंजेस जो भी इस कंट्री में आएँगे, तो उसकी वजह से फिर मार्केट नीचे आएगा। क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा कम रेट पे शेयर्स खरीदे होंगे, अब वो ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, सपोज़ ₹100 में खरीदे थे, वो बढ़ के 400-500 हो गए हैं, किसी के 200 हो गए हैं। तो वो सोचेगा कि भई अब कोई भी एक न्यूज़ आती है, कुछ भी नेगेटिव, तो लोग मार्केट से फिर निकलना शुरू करेंगे और लोग प्रॉफ़िट बुकिंग कर लेंगे। तो उस तरह से मार्केट जल्दी-जल्दी नीचे गिरती रहेगी। ₹100 का शेयर आज से किसी ने 1 साल पहले खरीदा और फिर उसका आज प्राइस सपोज़ 300 हो गया और आप आए और आपने उसको 300 पे खरीदा और वो गिर के फिर से 150 पे चला गया या 200 पे चला गया, तो फिर आप समझेंगे भई मेरा तो 50% पोर्टफ़ोलियो ऐसे ही चला गया। तो अभी जो मार्केट है बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ही पीक पे है, ज़्यादा चढ़ी हुई है और ये एक्सपेक्टेशंस हैं एक्सपर्ट्स के कि अभी 15,800 पे है निफ्टी, तो 16,000 तो आसानी से हो जाएगा, 17 तक भी जाने के चांसेस हैं। लेकिन कोई भी न्यूज़ आती हो, ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ इंडिया की न्यूज़ ही इकोनॉमी से रिलेटेड हो। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ना सिर्फ इंडिया बल्कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ आज भी यूएस मार्केट को फ़ॉलो करते हैं। अगर यूएस मार्केट में किसी भी रीज़न से कल मार्केट गिरता हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंडिया मार्केट भी और दूसरे मार्केट भी उसको फ़ॉलो करेंगे और लोग यहाँ पे भी एग्ज़िट करना शुरू हो जाएँगे मार्केट से। तो आप अपने अमाउंट का एक 30% या मैक्सिमम 30 टू 40% अभी भी इन्वेस्ट करके दूसरा पैसा वैसे ही रख सकते हैं। उसको स्टारगेट वे में यानी कि थोड़े-थोड़े करके आप उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कब करेंगे आप? फिर जब अभी 30% कर दिए और आपको लगा कि कोई भी रीज़न की वज़ह से मार्केट अभी गिरने शुरू होके गिर रही है, तब आपको एज़ अ बिगिनर्स को ज़्यादा अच्छा मौका रहेगा कि कम रेट्स पे फिर जो शेयर प्राइसेज़ जो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, जब आपको अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे मिलेंगे, तब आप धीरे-धीरे फिर एक 10% 20% इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सारा पैसा एक साथ नहीं डालना है, सारा पैसा एक शेयर में नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा उसको डाइवर्सिफ़िकेशन करके रखना है। आगे चल के हम देखेंगे फिर एफएमसीजी सेक्टर में कौन से कंपनीज़ अच्छे हैं, फार्मास्यूटिकल में कौन से कंपनीज़ अच्छे हैं और आईटी सेक्टर में चूँकि आपको सब पता है जैसे आईटी सेक्टर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है पैंडेमिक के बाद से ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम और दूसरे बहुत सारे चीज़ें। उसकी वज़ह से आईटी सेक्टर भी बहुत अच्छा है। आपका मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा दिन के बाद अभी बुल रन में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। कंस्ट्रक्शन बहुत दिनों से रुका हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन फिर आगे चल के उसमें भी फिर एक बूम आएगा। फिर मोटर व्हीकल्स वगैरह अब ज़्यादा लोग प्रेफ़र करेंगे कि भई भीड़ को अवॉइड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करें, तो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो लोग टू व्हीलर्स पे या फिर जो फोर व्हीलर्स पे ले सकते हैं उसमें जा रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। और उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ जो उसके लाइक एमआरएफ टायर्स हो गए और दूसरे टायर्स हो गए या फिर कुछ छोटे-मोटे मोटर के पार्ट्स बनाने वाले कंपनीज़ हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी सारे पार्ट्स नहीं बनाती है, वो बहुत सारे पार्ट्स उससे लेती है। तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो उसपे भी जब मेन इंडस्ट्री काम करेगी तो इसकी जो एंसिलरी इंडस्ट्री है वो भी बूम में आएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जब आप मार्केट में आएँगे और न्यूज़ फ़ॉलो करेंगे, खुद स्टडी करेंगे, एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मैं भी इंशाल्लाह कोई ना कोई 2-3 शेयर्स चूज़ करके किसी एक सेक्टर से हम भी इसके ऊपर आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे कि भाई कौन से शेयर्स हैं जो ज़्यादा पोटेंशियली ग्रोथ रखते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म अगर बाज़ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मैं शॉर्ट टर्म के बताऊँगा कि भाई ये चीज़ लें यानी कि मैं आऊँ और आपको टिप दूँ कि भाई ये शेयर खरीदो आज और 2 दिन में ये रेट पे बेच दो, तो ये मैं नहीं करता। मैं खुद इसमें इस तरीके से नहीं करता और अगर मुझे ये करना है काम तो फिर मुझे सारा मेरा जॉब वगैरह छोड़ कर के मुझे इसमें टोटल टाइम लगाना पड़ेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से भी तकरीबन सब लोग वही हैं जो अपने-अपने काम में, अपने बिज़नेस में या जॉब्स में या फिर अपने जो स्टूडेंट्स भी हैं, तो लोग अपने मेन फ़ोकस उनका जो डेली एक्टिविटीज़ का है, उस पे फ़ोकस कर रहे हैं। और उसके साथ-साथ आपके वीकेंड्स पे और आपके खाली टाइम पे आप एक सही तरीके से किस लॉन्ग टर्म में कैसा एक अच्छा पोर्टफ़ोलियो बनाया जा सकता है, किस तरीके से हम अपना रिटायरमेंट सही प्लान कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें हम इसको इस तरीके से करने के लिए वो बताना मेरा ज़्यादा यहाँ पे फ़ोकस है बजाए इसके कि मैं कोई शॉर्ट टर्म टिप्स वगैरह दूँ। और अगर कोई ये भी फ़ील करता है कि भई वो खुद ये सब ना करे तो कोई मसला नहीं, दूसरे म्यूचुअल फंड्स हमारे पास हैं। यहाँ पे दूसरे
या लाइक मतलब इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स भी हैं, जहाँ पे स्कॉलर्स का फतवा मौजूद है कि भाई इसमें जो शेयर्स हैं वो सारे इस्लामिक शेयर्स हैं। वो आपको दूसरे बैंक्स में भी अगर आपके एजेंट्स हो, ब्रोकर्स हों, तो वही आपको बता देंगे भाई कौन से इस्लामिक वाले म्यूचुअल फंड्स वगैरह अवेलेबल हैं इंडिया में। लेकिन एक काम आप बराबर ये करेंगे, उसमें जो कंपनीज के लिस्ट होगी, वो लोग आपको भी बताएंगे कौन से इसके अंदर कंपनीज इंक्लूड हैं। वो एक बार अपने लेवल पे आप लेकर के चेक कर लेंगे फिर सच में इस्लामिक है या फिर लोग बहुत ज़्यादा इस पे लीनिएंट वे फॉलो कर रहे हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको खुद से इन्वेस्ट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, तो म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा आपके पास अल्टरनेट मौजूद है, जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं और वो इन्वेस्ट करते रहते हैं आपके बिहाफ पे। वो मार्केट को भी अच्छे से जानते हैं। अगर उसमें आपको इस्लामिक वाला म्यूचुअल फंड मिल जाए और आपको भी लगे कि आप इत्मीनान हो कि सच में इस्लामिक म्यूचुअल फंड है, तो डेफिनेटली आप उसमें भी थोड़ा-थोड़ा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए मैं खास तौर पे बोलूँ कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको दूसरे बहुत सारे यूट्यूब पे भी यूट्यूबर्स भी इसका एजुकेशन देते रहते हैं, और यहाँ पे मुझसे भी आपने सुना होगा मार्केट के बारे में। तो आप लोग 2-3 मुझे मैसेजेस भी आए पर्सनली, तो वो लोग उनका मेन फोकस अभी उनका स्टडीज़ है, तो उसी पे मेन फोकस करें। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि उनको अभी शौक है इस चीज़ों को समझने का, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने आप को अवेयर रखना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह वो एक अच्छे इन्वेस्टर साबित हो सकते हैं अपने लाइफ में। तो बराबर उस पे भी नज़र रखें अपने फ्री टाइम में, और एज़ अ प्रैक्टिस आप छोटी-सी रकम से इसको स्टार्ट करके देखें। कोई बड़ा रकम, खासतौर पे स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, उनको कोई ज़्यादा इसमें एडवेंचर नहीं करना चाहिए। बस आपकी लर्निंग के लिए छोटे-से अमाउंट के साथ आप करके देख सकते हैं। और जो बड़े लोग हैं, उनको अच्छे से प्रॉपर्ली स्टडी करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये चंद बेसिक चीज़ें थी, जो मैं आप लोगों से एज़ अ बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसा आपकी एक जनरल व्यू होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग को लेकर के आपको फ़र्क साफ पता होना चाहिए और आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो मैं ये बताना आज मकसद था, इसलिए मैं आज कोई स्लाइड वगैरह बनाया नहीं हूँ। सिर्फ़ यही चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। अब ये 1 मिनट में जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो हम लोग फिर नेक्स्ट इसी लिंक पे क्लिक करके, और मैं आपको बस 1 या 2 कंपनी का एनुअल रिपोर्ट दिखा दूँगा कि किस तरीके से एनुअल रिपोर्ट देखना है, कैसे उसको समझना है। और प्रमोटर्स और मैं जो आपको बातें बता रहा था, प्रमोटर्स, मैनेजमेंट्स की डिटेल्स मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ पे मिलती हैं। तो वो एक बार हम देख लेंगे। वो देखने के बाद फिर बाकी का जो टाइम रहेगा, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन्स आंसर तो वो लेते हैं। तो बस आज यही प्रोग्राम है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट सेशन में हम कुछ कंपनीज़ को डिटेल्स में स्टडी करेंगे, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री और उसका फ्यूचर क्या चांसेस है वगैरह। शुक्रिया। अभी बस ये कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। आप लोग उसी लिंक पे फिर से जॉइन कर लीजिए।